हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर की वीडियो लाए हैं। मैंने बताया था वीकली करंट अफेयर आपको मिलेगी। तो वीकली करंट अफेयर के हिसाब से आज जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं, मतलब डिटेल्ड है। क्वेश्चन कम है लेकिन आपको पूरा फुल एक्सप्लेनेशन है, राइट। तो क्वेश्चन हम लेट ना करते हुए हम क्वेश्चन सीधा आते हैं जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। ठीक, शुरू करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विजेंद्र सिंह एशियाई बॉक्सिंग परिषद में शामिल हुए। विजेंद्र सिंह ये मुक्केबाज हैं एक, और उनको एशियाई बॉक्सिंग परिषद में शामिल हुए। भारत मुक्केबाज के दिग्गज विजेंद्र सिंह को एशियाई मुक्केबाजी परिषद का सदस्य के रूप में बनाया गया। जो एशिया का मुक्केबाजी परिषद है उसका सदस्य बनाया गया, नियुक्त किया गया। और जो एक कुलीन खिलाड़ी से महाद्वीपीय खेल प्रशासक के रूप में उनके महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। जो मतलब एक बहुत मतलब स्टार्टिंग की शुरुआत की, उसके बाद एक अपना नाम किया, अपने देश का नाम किया क्षेत्र में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इनके द्वारा कई ऐसे गेम रहे और जिसमें इन्होंने कई मेडल्स जीते। ओलंपिक खेला, ठीक, कॉमनवेल्थ खेला, ये सब चीजें। विजय सिंह ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर मुक्केबाजी में भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता बनकर इतिहास रच दिया। ये पहले बॉक्सर थे जिन्होंने कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक गेम में इन्होंने भारत का ओलंपिक पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। ठीक, और भारत के पहले मुक्केबाजी में पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कांस्य पदक जीते थे। किसमें? ओलंपिक गेम में। ठीक, ओलंपिक गेम में कांस्य पदक जीतने वाले ये कैसे खिलाड़ी थे? ठीक, कौन? विजेंद्र सिंह जी। लगभग 2 दशकों तक ना 20 वर्ष तक इन्होंने एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और विश्व स्तर चैंपियनशिप में भारत का उत्कृष्ट प्रतिनिधित्व किया था। कौन? विजेंद्र सिंह जी। ठीक, आगे आते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य से क्या है? तो विजय सिंह ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए पहला मुक्केबाजी पदक जीता। तो भारत का पहला मुक्केबाजी पदक किसने जीता? तो विजेंद्र सिंह जी, जो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग परिषद के सदस्य बनाए गए। ठीक, देखो आगे चलते हम लोग। एशियाई मुक्केबाजी परिषद एशियाई मुक्केबाजी परिषद एशिया में मुक्केबाजी के विकास और प्रशासन को देखरेख करती है। जो एशियाई मुक्केबाजी परिषद है वो एशिया भर में जितने देश हैं जो लोग मुक्केबाजी बॉक्सिंग करते हैं उनके लिए काम करती है, प्रशासन की देखरेख करती है। ठीक, भारत मुक्केबाजी महासंघ भारत में मुक्केबाजी का राष्ट्र शासी निकाय है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय खेल निकायों में अपनी भागीदारी लगातार बढ़ाई है। मतलब भारत ने मुक्केबाजी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया और साथ ही साथ कई गेमों पर जोर दिया और भारत मुक्केबाजी में हिस्सा लेने का लोगों को बताया और साथ ही साथ अन्य खेलों को भी जोड़ा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, उड़ीसा ने मातृभाषा में शिक्षा और बाल संरक्षण अभियान की शुरुआत की। बहुत अच्छा काम है उड़ीसा सरकार द्वारा। इन्होंने कहा कि जो शिक्षा दी जाए वो मातृभाषा में दी जाए। ठीक, वहां की जो टंग लैंग्वेज है उस पर काम किया जाए। बहुत अच्छा काम उड़ीसा सरकार ने किया। कहा गया उड़ीसा सरकार ने मंगलवार को आमे पाधिबा आमा भसारे, बहुत अच्छा पॉइंट, आमे पाधिबा आमा बसारे नामक 5 वर्ष शिक्षा योजना, बाल विवाह रोकथाम के लिए 100 दिवसीय अभियान और किशोर गर्भावस्था रोकथाम एवं किशोर माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए प्रायोगिक प्रायोजन का शुभारंभ किया। तो उड़ीसा सरकार ने एक योजना ने आमे पादिभा पदिभा आमा भासरे नामक 5 वर्ष शिक्षा योजना, 5 साल तक शिक्षा जरूरी, और बाल विवाह को रोकथाम, जो चाइल्ड मैरिज हो रहे हैं उसको रोका जाए, और साथ ही साथ 100 दिवसीय अभियान किशोर गर्भावस्था रोकथाम और किशोर माताओं की सहायता के लिए एक प्रायोगिक प्रायोजन का शुभारंभ किया गया। ये उड़ीसा सरकार द्वारा जारी की गई महत्वपूर्ण काम है, एडवाइजरी है, परियोजना है। ठीक, साथ ही साथ देखो इसमें मातृभाषा शासन बाल संरक्षण भी लिखा गया ना। ये चीज परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आमे पदीबा आमा भसारे मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देता है। इसका मतलब होता है प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देना। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है 2020 उसके अधीन ये योजना है। अगला पॉइंट है, प्रारंभिक कार्यान्वयन में उड़ीसा की 6 आदिवासी भाषाएं शामिल हैं। अब पेपर में आएगा उड़ीसा सरकार ने जो मातृभाषा में शिक्षा के लिए किया तो उसमें कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 6 आदिवासी भाषाएं शामिल हैं। ठीक, 6
ट्राइब्स, लैंग्वेज शामिल हैं। ठीक। बाल विवाह की रोकथाम में समुदाय और युवाओं की भागीदारी आवश्यक है। जो बाल विवाह हो रहे थे, बच्चे जो लोग जिनके साथ हो रहा है वो भी, और लोग भी इसमें शामिल हो, समुदाय कम्युनिटी भी शामिल हो कि हाँ नहीं ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। उप मुख्यमंत्री परिदा ने इस बात पर जोर दिया कि बाल विवाह रोकथाम अभियान की सफलता व्यापक जागरूकता पर निर्भर है। ये तभी रुकेगी जब लोग जागरूक होंगे, और जब जागरूकता आपके अंदर नहीं होगी तो आप नहीं कर सकते कोई किसी चीज में रोक टोक नहीं। जागरूकता बहुत जरूरी है। ठीक। नियोजित गतिविधियों में साइकिल रैलियां निकाली गई, युवा सम्मेलन किए जाएं, मानव श्रृंखला और स्कूल कॉलेज आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शामिल हो। मतलब ये जब जो जानकारियां हैं ये सारी, साइकिल रैली निकाली जाए, ठीक, युवा सम्मेलन हो, ठीक, साथ ही साथ मानव श्रृंखला बनाई जाए, और स्कूल कॉलेजेस में इन सब चीजों की चेतावनी और प्रणाली जारी की जाए, और लोगों को जागरूक किया जाए इन सब चीजों में। ठीक, कि चाइल्ड मैरिज नहीं करना है, ठीक, बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दिलाना है, ठीक, तो साथ ही साथ गर्भावस्था या किशोरावस्था, इन सब पोजीशन कैसे क्या है, इन सब चीजों को देखभाल करना, एक प्रकार से महिला संरक्षण, बाल संरक्षण, साथ साथ शिक्षा पे जोर दिया जाए। राइट। आगे, सरकार का लक्ष्य सुभद्रा योजना के तर्ज पर इस शिक्षा योजना को लोकप्रिय बनाना। जैसे सुभद्रा योजना उनका लक्ष्य था, वैसे ही इस योजना को भी लोकप्रिय बनाना। ठीक, बहुत अच्छा बात इसमें बताई गई। ठीक, नेक्स्ट, झारखंड में 25 साल बाद पीसा लागू, आदिवासी समुदाय में बहस छिड़ी। पीसा लागू, ठीक, झारखंड को राज्य का दर्जा मिलने के 25 साल बाद, जब राज्य मिल गया, झारखंड को राज्य का दर्जा मिल गया, तो पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 PESA के तहत नियम अधिसूचित किए गए, जिनमें 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के लिए बेहतर स्वशासन का वादा किया गया है। इसमें कहने का मतलब है कि जो आदिवासी जनजाति, आदिवासी लोग रहते हैं, उनको सुविधाएं दी जाएं, उनको रहने के लिए अस्पताल बनाए, आवास बनाए जाए, इलाज के लिए अस्पताल बनाए जाएं, पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए विद्यालय बनाए जाएं। तो ये सारी चीजें, सुविधाएं हैं। इस लंबे समय में प्रतीक्षित कदम में ग्राम सभा के अधिकार, प्रथागत कानून की भूमिका और प्रशासनिक नियंत्रण की सीमा को लेकर संवैधानिक, राजनीतिक और सामाजिक बहसों को फिर से शुरू कर दिया गया, कि मतलब इनकी समस्याएं दूर नहीं की जा रही हैं। ठीक, तो स्वाभाविक सी बात है, बवाल होना, उपद्रव होना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस कदम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसमें भूमि, वन और जल पर आदिवासियों का अधिकार बहाल होता है। ठीक, इन्होंने ये बात बोली। देखो आगे चलते हम लोग। विपक्षी नेता बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा का तर्क है कि ये नियम ग्राम सभा की सर्वोच्चता को कमजोर करके, पारंपरिक कानून को दरकिनार करके पीएससी की भावना को नष्ट करते हैं। जो विपक्ष के नेता है वो तो भाई बोलेंगे ही, और उन्होंने क्या बोला कि ये नियम जो ग्राम सभा की सर्वोच्चता, ग्राम सभा की सर्वोच्च, ग्राम सभा सर्वोच्च है, उसकी पावर कम कर देंगे, और पारंपरिक जो कानून, जो हमारे परंपरा वाले कानून हैं, उनको खत्म कर दिए जाएंगे। ठीक, ये सब बातें। झारखंड में मानकी, मुंडा और मांझी परगना जैसी पारंपरिक प्रणालियों को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है, और 28,500 से अधिक पदाधिकारियों को मानदेय दिया जाता है। झारखंड में मानकी, मुंडा और मांझी परगना जैसी पारंपरिक प्रणाली वहां पे चलती है, वहां पे इतने लोगों से अधिक पदाधिकारियों को मानदेय भी दिया जाता है। ठीक, चलो खैर, वो अब इससे अगर कहा जाए, इससे संबंधित जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनेंगे, तो क्वेश्चन था संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों पर पीसा लागू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीसा किस आर्टिकल के तहत लागू होता है, तो आर्टिकल 244। किस अनुसूची के अंतर्गत, तो अनुसूची 5वीं के अंतर्गत। झारखंड ने राज्य बनने के 25 साल बाद पीसा के नियमों को लागू किया। 25 साल बाद। ग्राम सभा पीएसए के अंतर्गत प्रमुख संस्था है। ठीक, ग्राम सभा मेन ग्राम सभा है। झारखंड की 81 सदस्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 28 आरक्षित सीटें हैं, और 28 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीटें भी निर्धारित की गई हैं। बहुत अच्छा, कितना कितना अच्छे फैक्ट है इसमें, कि मतलब जबरदस्त है। इनको आप बाकायदा प्रॉपर नोट कर लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, बहुत अच्छे पॉइंट है, स्क्रीनशॉट लेके इनको नोट कर लो तो बहुत अच्छा है। तो झारखंड में पीसा के तहत, ये बहुत बड़ी चीज है। आपके लिए होमवर्क है, पीसा का फुल फॉर्म क्या है, ये आप सर्च करके लो या कमेंट में बताओ।
PESA का फुल फॉर्म क्या होता है? सारा काम हमारा नहीं, कुछ काम आप भी करें, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, CSIR की एकीकृत कौशल पहल से भारतीय कुशल कार्यबल को मजबूती मिली। CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, सेंट्रल साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, एकीकृत कौशल पहल को लागू कर जो भारत के कुशल कार्यबल को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसमें वैज्ञानिक जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, उनको मोटिवेशन देना, उनका मनोबल बढ़ाना, ये चीज है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, उद्योग की आवश्यकताओं और रोजगार योग्य कौशल के बीच अंतर को पाटना है। कि इसमें रिसर्च, उद्योग की जो आवश्यकताएं, जब कंपनी खुलेगी उनको जरूरत पड़ेगी लेबर्स की, मशीनरी की, रॉ मटेरियल, कच्चा माल की, और रोजगार योग्य कौशल, जैसा आपके अंदर कौशल होगा, आपके अंदर जो क्वालिटी होगी, आपके अंदर जो टैलेंट होगा, उस आधार पे रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप जितनी चापलूसी करोगे आपको पद मिलता जाएगा, ठीक। ये सारी चीजें हैं। आत्मनिर्भर भारत और कौशल भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप यह पहल CSIR के विशाल अनुसंधान अवसंरचना और राष्ट्रव्यापी प्रयोगशाला नेटवर्क का लाभ उठाकर कौशल विकास को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करती है। कि कौशल विकास की जो योजनाएं चल रही है, लोगों को जानकारियां दी जा रही है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल का कोर्स कराया जा रहा है, फिर उनको उसी बिहाफ पे कहीं ना कहीं जॉब भी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक। ये चीज है, और इसको रिलेट कर दिया जा रहा है CSIR से भी, कि आप वो कोर्स करके आएंगे तो CSIR आपको अपॉइंट कर लेगी, आपको नौकरी पे रख लेगी, ठीक। इस पहल का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण को वास्तविक औद्योगिक, सामाजिक और उद्यमशीलता संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना है, ठीक। वैज्ञानिक अनुसंधान प्रणाली में कौशल विकास को एकीकृत करके इस कार्यक्रम का लक्ष्य ऐसे प्रतिभाओं का समूह तैयार करना, ऐसे बच्चे, ऐसे टैलेंटेड लोगों का एक ग्रुप बनाना है जो केवल तकनीक रूप से कुशल हो बल्कि उद्योग के लिए भी तैयार हो। मतलब टेक्निक भी उन्हें आनी चाहिए, और उद्योग खुद अपना उद्योग करना शुरू करें, अपना खुद का बिजनेस करना शुरू करें, अपना खुद का काम करना शुरू करें, खुद अपनी दुकान खोल सके और अपना काम कर सकें, ठीक। ये चीज है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार यह कार्यक्रम लाभार्थियों को एक व्यापक वर्ग समावेशी पहुंच प्रदान करेगा, ठीक। जब आपको नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। इनमें छात्र, युवा शोधकर्ता, तकनीक कर्मचारी और कार्यरत पेशेवर, साथ ही साथ स्कूल छोड़ने वाले छात्र, ITI डिप्लोमा धारक, किसान और ग्रामीण समुदाय शामिल हैं। अब इसमें अगर पूछा जाए कौन कौन शामिल है, तो छात्र, जो युवा वर्ग है, 30-35 साल के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक, जो टेक्नीशियन कर्मचारी हैं, गाड़ी बनाने वाले, लाइट बनाने वाले, ठीक, और कार्यरत पेशेवर, इनका पेशा है कि वो घर घर जाके लोगों का लाइट गड़बड़ हो जाते बनाने जाते हैं, किसी का कुछ गड़बड़ हो गया, मोटर फुग्गे बनाने जाते हैं, ठीक। जो ये सब पेशेवर हैं जो वायरिंग करते हैं, ये लोग। और साथ ही स्कूल छोड़ने वाले कुछ बच्चे जो होते हैं, पैसा नहीं होता, स्कूल छोड़ देते हैं, उनके लिए। और जो ITI वगैरह डिप्लोमा धारक होते हैं, किसान, ग्रामीण समुदाय, इन सभी लोगों को इसके तहत रखा जाएगा, ठीक। जो इंटरेस्टेड उसमें आ सकता है, राइट। आगे चलते हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों, इंटर्नशिप, प्रमाणन पाठ्यक्रमों और प्रयोगशाला में व्यवहारिक अनुभव जैसे संरचित अल्पकालिक और दीर्घकालिक मॉड्यूल के माध्यम से प्रदान किया जाता है, ठीक। कौशल विकास प्रशिक्षण होता है ना, 3 महीने 6 महीने का, गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, हर जगहों पे चलाया जाता है। तो आप ये कोर्स कर लेंगे तो आपको कंपनी, प्राइवेट कंपनीज एंड गवर्नमेंट कंपनी जो है वो अपने यहाँ कुछ ना कुछ ओहदे पे बैठाएंगी। आप लेकिन आपको अच्छे सीखना होगा, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा तब, ठीक। परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य इस फैक्ट से क्या है? CSIR की एकीकृत कौशल पहल कौशल विकास को विज्ञान और प्रौद्योगिकी जोड़ती है। यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत और स्किल इंडिया के मिशन के अनुरूप है। इसमें राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के अंतर्गत आने वाले 36 प्रमुख क्षेत्रों में से 18 क्षेत्र शामिल हैं, ठीक। मतलब इसके अंतर्गत 36 जो प्रमुख क्षेत्र हैं, इनमें 18 विषय शामिल हैं, CSIR से जुड़े हुए हैं। प्रशिक्षण में इंटर्नशिप, प्रमाणन और प्रयोगशाला में व्यवहारिक अनुभव शामिल हैं, ठीक। अच्छे पॉइंट हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट हमें लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। आप इनको पढ़ेंगे, नोट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय संघ के नेता होंगे शामिल, ठीक। इसकी मैंने वीडियो बनाई भी थी, तो यूरोपीय संघ के जो नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निमंत्रण पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस
दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन 25 से 27 जनवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। यूरोप संघ के ये दोनों नेता भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे और इसमें इनके बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर शामिल होगा, महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। ठीक, अब इसके लिए देखो क्या तथ्य है। भारत और यूरोप संघ 2004 से रणनीतिक साझेदारी बनी हुई है। 16वां भारत EU शिखर सम्मेलन 27 जून 2026 को आयोजित किया जाएगा। यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद यूरोपीय संघ के प्रमुख संस्थान हैं। यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद यूरोप के सबसे इंपॉर्टेंट संघ, और भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय संघ के नेता मुख्य अतिथि होंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मिनट बच्चों। स्पुतुक गुस्टर महोत्सव स्पुतुक मठ में शुरू हुआ। इस स्पुतुक गुस्टर महोत्सव स्पुतक मठ में शुरू हुआ। स्पुतक मठ को 2 दिवसीय वार्षिक धार्मिक उत्सव जिसे स्पुतुक गुस्तोर के नाम से जाना जाता है, जो शुरू हो गया है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षण का प्रतीक है। एक सप्ताह तक चलने वाली प्रार्थनाओं और प्रार्थना अनुष्ठान के बाद मनाया जाने वाला यह उत्सव विश्व शांति, समृद्धि और बुराई पर अच्छाई की विजय की कामना को समर्पित है। बहुत अच्छा। यह प्रतीकात्मक रूप से लद्दाख की भीषण सर्दी के पहले चरण के अंत का भी संकेत देता है। यह प्रतीकात्मक रूप से लद्दाख की भीषण सर्दी के पहले चरण, जो भीषण सर्दी का पहला चरण के अंतर्गत, इससे संबंधित तथ्य क्या है। स्पुतुक गुस्तोर लद्दाख का प्रतिवर्ष का पहला मठवासी उत्सव है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये लद्दाख के आमतौर पर गोम्पाओं को या बौद्ध मठों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में चाम नृत्य बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। लद्दाख में प्रतिवर्ष लगभग 16 मठवासी त्योहार मनाए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यह उत्सव लेह के पास स्थित स्पुतुक मठ में आयोजित किया जाता है। यह मठ क्षेत्र बौद्ध विरासत और धार्मिक अनुष्ठानों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, बौद्ध विरासत और धार्मिक अनुष्ठानों के संरक्षण के रूप में। ठीक, आगे चलते हैं। प्रवीण वशिष्ठ को CBC सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। माननीय राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2025 को आदेश के माध्यम से प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया। यह नियुक्ति केंद्र सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 की धारा 4A के तहत की गई। श्री वशिष्ठ जी ने 16 जनवरी 2026 को पद की शपथ ग्रहण का कार्यभार संभाला। ठीक, 16 जनवरी 2026 को, मतलब कि 16 जनवरी मतलब कल, मतलब कि देखा जाए तो 16 जनवरी का मतलब क्या है, शुक्रवार को इसी को पदभार संभाल लिया। श्री प्रवीण वशिष्ठ ने केंद्र सतर्कता आयुक्त के समक्ष शपथ ली और भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 की धारा 5 के तहत अधिकृत किया गया। ठीक, ये CBC के सामने शपथ ली और राष्ट्रपति के सामने इस धारा के तहत इन्हें CBC घोषित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, केंद्र जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्र सतर्कता आयोग के वरिष्ठ अधिकारी रहे। ठीक, जितने भी एजेंसी टीम है उन सबके अधिकारी रहे। श्री प्रवीण वशिष्ठ बिहार कैडर के 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी IPS थे, जिन्हें पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा में 3 दशकों से अधिक अनुभव है, मतलब 30 साल से अधिक अनुभव उनको है। ठीक, इनका करियर कानून प्रवर्तन, संकट प्रबंधन और सुरक्षा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक फैला हुआ है। इन्होंने बिहार में आर्थिक अपराध शाखा और आपराधिक जांच विभाग का महानिरीक्षक भी बनाया गया था। ठीक, बहुत अच्छा फैक्ट है ये। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य पर बात करें तो केंद्र सतर्कता आयोग CBC अधिनियम 2003 तहत एक वैधानिक निकाय है। यह आयोग केंद्र सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त में शामिल होते हैं। एक केंद्र सतर्कता आयुक्त और प्लस 2 और, मतलब 1 और 2, मतलब कुल 3 लोग होते हैं। सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बहुत अच्छा फैक्ट पॉइंट, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु ज्ञात हो, जो पहले 4 वर्ष का होता है, लेकिन 4 वर्ष हो या 65 वर्ष हो। ठीक, इन दोनों में से जो पहले आ जाए वही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की मिट्टी एक चेतावनी दे रही है, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन ही आगे का रास्ता होगा।
मतलब कि खाद फर्टिलाइजर से इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहिए और ऑर्गेनिक अपनाइए। क्या है, भारत कृषि ने खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जिससे बढ़ती आबादी को भोजन उपलब्ध कराने में मदद मिली। ठीक, भारत कृषि ने मैंने इंडियन एग्रीकल्चर ने भाई इतनी जनसंख्या बढ़ रही इसलिए उन्होंने उत्पादन बढ़ाया, लेकिन इसके बाद क्या है सर, लेकिन इस सफलता की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मिट्टी को धीरे धीरे क्षरण होना, मिट्टी धीरे धीरे खत्म कमजोर होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दबाव और रासायनिक उर्वरकों पर आधारित खेती में कमी के साथ भारत अधिक उर्वरक तो अधिक उपज मॉडल की सीमाओं तक पहुंच रहा है। भारत जब ज्यादा उर्वरक यूज कर रहा है कि और ज्यादा पैदावार हो जाए। 1 एकड़ में जैसे पैदा हो रहा था पहले 8 एकड़ 8-10 कुंटल, लेकिन ये सब रासायनिक उर्वरक डाल डाल के हम बढ़ा तो क्वांटिटी तो बढ़ा लिए कि 16 कुंटल 17 कुंटल, लेकिन मिट्टी कमजोर होती चली जा रही है। भारत में कृषि का प्रभुत्व छोटे और सीमांत भूमि जोतों और नाइट्रोजन युक्त उर्वरक विशेष रूप से यूरिया पर अत्यधिक निर्भर में है। तो छोटे जोत वाले जिन छोटे किसान हैं वो इन सब चीजों पे ज्यादा यूरिया वगैरह पे डिपेंडेबल है। समय के साथ पोषक तत्वों के असंतुलित उपयोग और बार बार एक ही फसल की खेती ने देश के बड़े हिस्से में मिट्टी की गुणवत्ता को खराब कर दिया। गेहूं खाली बोया जा रहा है, चावल समय पूरी पड़ती पड़ी है, कुछ बोया नहीं जाता। फिर गेहूं एक है फसल बार बार बोई जा रही, तो इससे मिट्टी की गुणवत्ता कम हो रही, साथ ही साथ हम रासायनिक उर्वरक भी प्रयोग कर रहे हैं, तो ये गलत है। ठीक, सबसे नेक्स्ट है, सबसे स्पष्ट लक्षण पोषक तत्वों की बहुकमी और वृद्धि है। मिट्टी में अब केवल नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम की ही कमी नहीं, बल्कि सल्फर जस्ता और बोरान जैसे द्वितीयक सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी आ रही है। ये सोचने वाली बात है। मिट्टी की गुणवत्ता बिगड़ने से उत्पादन घटती तो है, किसानों को पहले के उपज स्तर को बनाए रखने के लिए अधिक उर्वरक डालना पड़ता है। पहले इतना नहीं होता था, लेकिन अब ज्यादा उर्वरक डाल दे तो ज्यादा पैदावार होगी। ठीक, इससे लगा ये प्रोसेस जो हो रहा है लगातार बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। इससे लागत बढ़ जाती है और फसलें अनियमित वर्षा और सूखे के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती, जो अब भारत जलवायु परिस्थितियों में अधिक बार हो रहा है। तो ये हमारे देश के लिए एक प्रकार से बहुत बड़ा नुकसान है। इसे हमें जल्द से जल्द समझना होगा, जो किसान भाई हमारे हैं, ठीक, और जो भी व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं खेती किसानी से, तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान में रखें। उत्पादन भले कम हो, लेकिन स्वास्थ्य और साथ ही साथ हमारी मिट्टी को नुकसान ज्यादा ना पहुंचे। राइट, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत का प्रवसन महत्वपूर्ण क्षण, मुक्त व्यापार समझौते के लिए आधुनिक श्रम गतिशीलता नीति आवश्यक क्यों है? मतलब भाई तुम टैरिफ बढ़ा दे रहे हो, ट्रेड गड़बड़ा रहा, तो फिर कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा। भारत ने मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के नेटवर्क को तेजी से विस्तार कर रहा है, जिसमें अब न्यूजीलैंड के साथ हाल ही में संपन्न समझौता 50 से अधिक देश शामिल हैं, और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण अवसर उभर रहा है। मतलब 50 से अधिक देश शामिल हो रहे हैं कि भारत के सपोर्ट में। ठीक, अब जैसे क्या है देखिए, वस्तुओं और सेवाओं के अलावा ये समझौते भारत को उन वृद्ध अर्थव्यवस्थाओं के लिए कुशल और अर्धकुशल श्रम का विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने के रास्ते खोल रहे हैं, जो श्रम शक्ति की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश है, इनका सब कुछ है, लेकिन यहाँ काम करने वाले लोग नहीं है। ठीक, जिनकी इन्हें काफी गंभीर समस्या है, इनमें भारतीयों को रखना ही पड़ेगा, क्योंकि भारतीय संख्या सर्वाधिक है। स्वास्थ्य कर्मी से लेकर तकनीशियन से लेकर आईआईटी पेशेवर कुशल कारीगर तक यूरोप, पूर्वी एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र के कुछ हिस्सों में वृद्ध आबादी वाले समाज प्रवासी श्रमिकों पर तेजी से निर्भर हो रहे हैं। ठीक, ये लोग ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। भारत अपनी युवा आबादी के साथ इन कमियों को पूरा करने के लिए उपयुक्त स्थिति में, भारत के यहाँ युवा बहुत है, तो वो इन सब चीजों में बहुत जल्दी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। मुक्त व्यापार समझौते मान्यता प्राप्त कानूनी ढांचों के तहत संरक्षित आवागमन को सक्षम बनाकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में ज्यादा लफड़ा नहीं अन्य देशों का अपेक्षा। ठीक, भारत अब अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों को विश्व का सबसे बड़ा स्रोत है, जहां अनुमानित 35.4 मिलियन प्रवासी रहते हैं, जिनमें 15.8 मिलियन भारतीय नागरिक और 19.6 मिलियन भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल हैं। कितनी बड़ी बात, विश्व का सबसे बड़ा स्रोत। दुनिया में भारत के लोग का अगर कहा जाए तो 15.8 मिलियन भारतीय नागरिक रहते हैं और 19.6 मिलियन भारतीय मूल के रहते हैं। मतलब उनके दादा बाबा पहले जा चुके हैं, लेकिन है भारतीय मूल के ही ना। ये चीज, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, विकसित अर्थव्यवस्थाएं, जितनी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं प्रवासी श्रमिकों पर तेजी से निर्भर होती जा रही है। जितनी विकसित डेवलप्ड कंट्री है वो प्रवासियों पे ज्यादा निर्भर हो रहे हैं, जो दूसरे देश से हैं उन पे, खासतौर से भारत पे। जबकि वे राजनीतिक व नागरिकता अधिकार देने में मतलब निर्भर हैं, लेकिन उन्हें नागरिकता
और वह अन्य अधिकार देने के लिए, राजनीति के लिए नहीं वो होते, खाली उस काम के लिए है। ठीक, तो ये सब चीजें हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में 8% की वृद्धि एक अच्छे वर्ष को 2 दशकों की वृद्धि में बदलने के 5 सुधार की आवश्यकता है। ठीक, मतलब भारत का जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, में इंक्रीमेंट हुआ है। साल की पहली छमाही में भारत ने 8% की प्रभावी वृद्धि दर्ज की, जो वैश्विक व्यापार अस्थिरता और टैरिफ अनिश्चितता के बीच उम्मीदों की कहीं अधिक है। नवंबर में निर्यात लगभग 20% की वृद्धि हुई, जबकि कई अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही थी। जीएसटी में सुधार, कई गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को वापस लेने, समिति के नेतृत्व में किए गए उदारीकरण प्रयासों और श्रम संहिताओं के लंबे समय से लंबित कार्यान्वयन के लिए भारत की संभावित विकास दर स्पष्ट रूप से बढ़ रही है। मतलब इतना समस्या हुई, व्यापार का काफी अप डाउन चल रहा था दुनिया भर में, लेकिन तब भी भारत की पोजीशन जो है बहुत खराब नहीं और कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई। हालांकि चुनावी चुनौती 8% की वार्षिक वृद्धि का जश्न मनाने का नहीं है। चुनौती यह है कि अगले 2 दशक तक इसे लगातार दोहराया जाए। मतलब अगले 2 साल में 20 वर्षों तक हमें इंक्रीज करना है। जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर जैसे, चीन जैसी कुछ ही अर्थव्यवस्थाओं ने ऐसी निरंतरता वृद्धि हासिल की। मतलब इस देश से लगातार 20-25 वर्षों तक इंक्रीज ही रहे। ठीक, तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि हमें लगातार बढ़ना है, ये नहीं बढ़ना गिरना, बढ़ना है। भारत के पास अब इस छलांग को लगाने के लिए व्यापक आर्थिक स्थिरता, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और संस्थागत गहराई मौजूद है। ये सब चीजें भारत में अच्छा है, भारत के पास एक बहुत प्लस पॉइंट है। ठीक, तो दोस्तों ये टॉप 10 करंट अफेयर्स थे, लेकिन डिटेल्ड थे, एमसीक्यू नहीं थे, वन लाइनर नहीं थे, लेकिन जो 10 क्वेश्चन कराए ये इंपॉर्टेंट पर महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के। ओके, फिर हम नेक्स्ट आपके वीक में संडे को मैं फिर से दूसरी वीडियो लाऊंगा आपको एग्जाम के लिए, जो महत्वपूर्ण व इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।